द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय समानांतर सिनेमा के दिग्गज मृणाल सेन का जब भी जिक्र होता है तो उनकी राजनीतिक फिल्में सबसे पहले जहन में आती हैं। लेफ्ट विचारधारा को पूरी तरह समर्पित मृणाल सेन ने अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं, गरीबी, शोषण, मध्यवर्गीय पाखंड और पूंजीवाद की आलोचना को तीखे अंदाज में पेश किया। उनके लिए फिल्में मनोरंजन नहीं बल्कि वे उन्हें समाज को जगाने, बहस पैदा करने और बदलाव का माध्यम मानते थे। सिनेमा पर उनकी एक टिप्पणी अक्सर दोहराई जाती है जो शायद उनकी फिल्मों का सबसे अच्छा परिचय देती है। उन्होंने कहा था, मैं जानबूझकर कोई लोकप्रिय फिल्म नहीं बनाता। भारतीय दर्शक जब सिनेमा देखने जाते हैं तो वे अपनी रोज की जिंदगी से कुछ राहत चाहते हैं, जबकि मेरे विषय रोजमर्रा की जिंदगी के इतने करीब होते हैं कि वे आम लोगों को अधिक पसंद नहीं आते। मुझे लगता है कि दर्शकों को बस असहज करना ही काफी नहीं बल्कि एक एजेंट प्रोवोकेटर की तरह काम करना जरूरी है। कैलकाटा 71, इंटरव्यू, पदातिक जैसी घनघोर राजनीतिक फिल्मों के बीच एक फिल्म ऐसी है जो उनकी फिल्मोग्राफी में सबसे अलग नजर आती है, शायद सबसे गहरी और काव्यात्मक। मैं बात कर रही हूँ खंडहर की। यूं इस फिल्म पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फिल्म सब कुछ नहीं कहती, अधिकांश समय मौन रहती है। जब ये फिल्म आप में उतर जाती है तो आपके अंदर एक कोलाहल पैदा करती है। फिल्म प्रेमेंद्र मित्र की कहानी तेलेना पोता आविष्कार पर आधारित है। 3 दोस्त सुभाष, नसीरुद्दीन शाह, दीपू, पंकज कपूर और अनिल अन्नू कपूर कलकत्ता से दूर एक गांव में घूमने जाते हैं। इस गांव में पंकज कपूर के पुरखों की हवेली के खंडर बचे हैं। एक पुरानी ढहती हुई इमारत में अंधी बूढ़ी माँ गीता सेन और उनकी बेटी जामिनी शबाना आजमी रहती हैं। फिल्म की कहानी एक छोटी सी मुलाकात, एक सफेद झूठ और उसके बाद के अपराध बोध के इर्द गिर्द घूमती है। अंधी बूढ़ी माँ की सांसें उस दिन के इंतजार में अटकी हैं जब निरंजन, जिससे जामिनी की शादी तय हुई थी, एक दिन आएगा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। बस इसी उम्मीद पर वो जी रही है। निरंजन शादी करके कहीं और बस चुका है। जामिनी सच्चाई जानती है लेकिन माँ को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि इससे माँ टूट जाएगी। वे चुपचाप इस खंडहर में माँ की देखभाल करती है, अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक दिन सुभाष उनके कमरे में आता है तो माँ उसे ही निरंजन समझ लेती है। उससे जामिनी को साथ ले जाने को कहती है। सुभाष को पहले कुछ समझ नहीं आता, फिर वे झूठ बोलता है कि हाँ वो जामिनी को ले जाएगा। वो निरंजन होने का नाटक करता है। जामिनी के मन में क्षणिक उम्मीद जगती है लेकिन वे जानती है कि ये भी टिकने वाली नहीं है। खंडहर में मृणाल सेन की वामपंथी विचारधारा उपस्थित है लेकिन यहाँ वे चुप्पी, अपराध बोध, मानवीय रिश्तों और खंडहर के माध्यम से मार्क्सवाद व्यक्त करते हैं। खंडहर सामंती अवशेषों, भावनात्मक पतन, अधूरी आकांक्षाओं और मध्यवर्गीय नैतिक संकट का शक्तिशाली प्रतीक है। जमींदारों के बाद मलेरिया महामारी से गांव उजड़ गया लेकिन जामिनी और उसकी अंधी माँ अभी भी उसी ढहती व्यवस्था में फंसी हुई है। नसीरुद्दीन शाह का मध्यवर्गीय फोटोग्राफर किरदार व सहानुभूति दिखाता है, झूठ बोलकर सांत्वना देता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नहीं करता। तटस्थता वाला सबसे शातिर मिडिल क्लास फार्मूला अपनाता है। जामिनी शबाना आजमी अपने ही हालात में फंसी माँ की देखभाल करती वर्गीय और पितृसत्तात्मक शोषण का शिकार है। सच ये है कि खंडहर को सिर्फ एक राजनीतिक फिल्म कहना इसके साथ अन्याय होगा। ये मृणाल सेन की एक बहुआयामी कृति है जिसमें राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, अस्तित्ववादी, काव्यात्मक और मानवीय आयाम एक साथ बुने गए हैं। यदि कोई व्यक्ति जो मृणाल सेन और उनके सिनेमा से परिचित नहीं है तो इसे देखे तो वह इस फिल्म को मानवीय रचना ही मानेगा। यही कारण है कि मृणाल सेन की बाकी फिल्मों की तरह खंडहर की चर्चा नहीं होती। हालांकि जब आई थी तो चर्चा में रही। इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते लेकिन धीरे धीरे ये भुला दी गई। उनके समर्थक और फिल्म समीक्षक एक विशेष वैचारिक आवरण में ही उनकी फिल्मों को रखना चाहते हैं और खंडहर इस अर्थ में कमजोर पड़ जाती है। वैचारिक कट्टरता की जड़ें हर विचारधारा में मिलती हैं जो कला, साहित्य और सामाजिक चिंतन को सीमित करती है।
खंडर का फिल्मों के इतिहास में खो जाना यही बताता है। नसीर, शबाना या पंकज की भी बेहतरीन फिल्मों में इसे नहीं गिना जाता। ये बात शबाना के संदर्भ में तो पूरी तरह गलत है। उनके श्रेष्ठ कामों में अर्थ को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, या मंडी और दूसरी फिल्मों का भी जिक्र किया जा सकता है। लेकिन खंडर में उनका अभिनय अपने शिखर पर है, क्योंकि इस किरदार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके पास है अंतहीन इंतजार, यहाँ तक कि उनके खाते में डायलॉग भी बहुत कम आए हैं। ज्यादातर वक्त चुप्पी, आंखों और चेहरे के भाव से ही बात करनी है। इस चरित्र को उन्होंने जैसे जिया है, शायद वैसा कमाल वो किसी और फिल्म में नहीं दिखा पाई। बाकी फिल्मों में भी उन्हें सशक्त चरित्र करने को मिले, लेकिन वे सभी कहीं ना कहीं तय फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जबकि खंडर का किरदार ऐसा नहीं है, जहां जामिनी के किरदार पर विस्तार से बात करना जरूरी है। इसे देखते वक्त एक सवाल मेरे दिमाग में कौंधा कि क्या जामिनी एक कमजोर स्त्री है जो परिवर्तन का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि जो है उसी को स्वीकार करती है। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि यह फिल्म शायद आज की कसौटी पर कुछ कमजोर लगे। नारीवादी विमर्श में तो उनके किरदार को खारिज कर दिया जाएगा। आज सशक्त स्त्री के जो मापदंड स्वीकार किए जाते हैं, शायद जामिनी का किरदार उन्हें पूरा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जामिनी का किरदार कमजोर है, बस वो क्रांतिकारी नहीं है। एक सीन में हम उसे साहित्य पढ़ते देखते हैं। वो अपनी माँ को डांट सकती है, या ये भी कहा जा सकता है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी अपनी माँ के साथ खड़े रहना ही उसका विद्रोह है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। के महाजन के कैमरा वर्क में पुरानी दीवारों की दरारें, जंगली घास, रोशनी, छाया का खेल और लंबे शॉट्स इतने प्रभावशाली हैं कि वे पात्रों से भी अधिक बोलते प्रतीत होते हैं। फिल्म का म्यूजिक भास्कर चंद्रवारकर ने दिया है, कुछ ऐसा जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा। अद्भुत काम। तो दोस्तों, अगर कुछ गहरा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म को रिविजिट करना जरूरी है। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसका पूरा आंकलन अभी तक नहीं हुआ है। जरूरत है इस फिल्म को डिजिटल रीमास्टर्ड करके दोबारा किसी OTT या YouTube पर डाला जाए, ताकि सिनेमा प्रेमियों के लिए यह कृति हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाए।